देहरादून से खबर, जहां पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अपने शासकीय आवास पर बाबा नीम करौली महाराज के जीवन पर आधारित फिल्म का प्रोमो और पोस्टर लॉन्च किया। उन्होंने कहा कि ये फिल्म केवल एक सिनेमाई प्रस्तुति नहीं है, बल्कि श्रद्धा, भक्ति और मानवता के मूल्यों को जन जन तक पहुंचाने का एक महत्वपूर्ण प्रयास है। बाबा नीम करौली महाराज का जीवन आज भी करोड़ों लोगों के लिए प्रेरणा का स्रोत है, जिनकी शिक्षाएं सरलता, करुणा और भक्ति का संदेश देती हैं। इस अवसर पर योग गुरु स्वामी रामदेव और स्वामी चिदानंद सरस्वती भी मौजूद रहे। मुख्यमंत्री ने फिल्म से जुड़े हुए सभी कलाकारों और टीम को शुभकामनाएं दी। चलिए बढ़ते हैं आगे, बात अगली खबर की। दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे के उद्घाटन अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रस्तावित रोड शो और जनसभा को भाजपा ने ऐतिहासिक और अभूतपूर्व बताया है। पार्टी का दावा है कि इस कार्यक्रम में लाखों लोग शामिल होंगे और कार्यकर्ताओं में भी भारी उत्साह है। प्रदेश मीडिया प्रभारी मनवीर सिंह चौहान के अनुसार 14 अप्रैल को पीएम का उत्तराखंड दौरा संख्या और भव्यता के लिहाज से ऐतिहासिक होगा, जिसमें देवभूमि में 12 से 14 किलोमीटर लंबा रोड शो प्रस्तावित है। ये रोड शो कुमाऊनी, गढ़वाली और जौनसारी लोक नृत्यों के साथ स्वागत के बीच होगा, जिसकी शुरुआत मां डाडकाली के दर्शन से होगी। इसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गढ़ी कैंट में विशाल जनसभा को संबोधित करेंगे, जिसमें प्रदेश भर से लाखों की संख्या में कार्यकर्ता शामिल होने की संभावना भी जताई जा रही है। तो देखिए 12 से 14 तारीख को जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का प्रस्तावित दौरा है और इसको लेकर तैयारियां भी हैं। और देखिए ऐतिहासिक बताया जा रहा है इस दौरे को। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो दौरा होने वाला है, बीजेपी दावा कर रही है ये दौरा प्रधानमंत्री का ऐतिहासिक होगा। रोड शो यहाँ पर होगा, जिसमें जो है बड़ी संख्या में कार्यकर्ता पहुंचेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है जनसभा को भी संबोधित करेंगे। साथ ही प्रधानमंत्री का स्वागत जो है लोक नृत्यों के साथ यहाँ पर किया जाएगा। तो देखिए भव्यता के साथ स्वागत भी होगा और उसी भव्यता के साथ बड़ा कार्यक्रम यहाँ पर होने जा रहा है। बीजेपी इसे ऐतिहासिक बता रही है। 14 अप्रैल को उत्तराखंड के दौरे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रहने वाले हैं, जिसकी तैयारियां भी जो है बहुत भव्य तरीके से की जा रही हैं। ऐसे समय पर उत्तराखंड के दौरे पर आ रहे हैं जब हमारे उत्तराखंड राज्य को दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे का लोकार्पण कर रहे हैं। जो एक्सप्रेसवे उत्तराखंड राज्य के लिहाज से अगर हम देखें तो उत्तराखंड राज्य के लिए ये वरदान के रूप में साबित होने वाला है। चाहे हम औद्योगिक क्षेत्र के बात करें या अन्य विकास के कामों की बात करें या रोजगार की दृष्टि से देखें, ये एक्सप्रेसवे उत्तराखंड राज्य के लिए वरदान साबित होगा। इसलिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी के उत्तराखंड दौरे को लेकर के हमारे उत्तराखंड में अपार उत्साह का माहौल है और उनके स्वागत के लिए हमारी भारतीय जनता पार्टी और उत्तराखंड का जनमानस आशा रोडी से लेकर के महेंद्रा ग्राउंड तक अनेकों स्थान पर उनका भव्य स्वागत करने की तैयारी पार्टी स्तर और सरकार स्तर पर हो रही है। इसके साथ ही रोड शो के माध्यम से उनका अभिनंदन उत्तराखंड की जनता करने वाली है और इस अवसर पर महेंद्रा ग्राउंड में वो उत्तराखंड राज्य की विकास की कई योजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण का कार्य भी करने वाले हैं। और उत्तराखंड राज्य देहरादून में आयोजित स्वेच्छा से स्वच्छता कार्यक्रम में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भाग लेते हुए स्वच्छता अभियान में सक्रिय सहभागिता निभाई। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वच्छ भारत अभियान के संकल्प को साकार करने के लिए जन भागीदारी बेहद जरूरी है। ये पहल समाज में स्वच्छता के प्रति सकारात्मक सोच विकसित करने के साथ साथ एक स्वच्छ और स्वस्थ भारत के निर्माण की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। कार्यक्रम में कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी, खजान दास, भाजपा प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट, विधायक सविता कपूर सहित कई जनप्रतिनिधि मौजूद रहे। तो वहीं मुख्यमंत्री ने लोगों से स्वच्छता को अपनी दिनचर्या का हिस्सा बनाने की भी अपील की। तो देखिए मुख्यमंत्री ने जन भागीदारी को इसमें सबसे बड़ा बताया है। लोगों से स्वच्छता को अपनी दिनचर्या का हिस्सा बनाने की अपील भी उन्होंने की। स्वेच्छा से स्वच्छता कार्यक्रम देहरादून में आयोजित किया गया था और देखिए लगातार जो है स्वच्छता का संदेश भी मुख्यमंत्री समय समय पर देते आए हैं। एक बार फिर जो है लोगों से उन्होंने अपील भी की है। स्वच्छ भारत मिशन को आगे बढ़ाने पर लगातार जोर भी दिया जा रहा है और देखिए कई बार स्वच्छता अभियान भी चलाया जाता है और अब स्वेच्छा से स्वच्छता अभियान
जो है चलाया जा रहा है, कार्यक्रम चलाया जा रहा है, जिसमें लोगों से अपील भी की जा रही है कि देखिए पहले आपकी भी जिम्मेदारी बनती है, अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन करें और इसे नियमित जो है दिनचर्या का हिस्सा बनाएं। लोगों से स्वच्छता को अपनी दिनचर्या का हिस्सा बनाने की अपील भी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने की है। चलिए बढ़ते हैं आगे, बात अगली खबर की। देहरादून में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रस्तावित दौरे से पहले सियासत तेज हो गई है। कांग्रेस ने प्रेस वार्ता कर प्रधानमंत्री से 10 बड़े सवाल पूछे हैं। प्रदेश अध्यक्ष गणेश कुदियाल ने कहा, रोड शो के साथ प्रधानमंत्री को राज्य सरकार के मंत्रिमंडल की बैठक लेकर इन सवालों का जवाब भी देना चाहिए। कांग्रेस ने अंकिता भंडारी हत्याकांड से लेकर बेरोजगारी, पलायन, शिक्षा, चारधाम यात्रा की तैयारियों तक कई मुद्दों पर सरकार को घेरा है। रुद्रपुर और ऊधम सिंह नगर जिले में शिक्षा व्यवस्था को लेकर अभिभावकों, शिक्षकों और सामाजिक संगठनों का आक्रोश लगातार बढ़ता जा रहा है। बढ़ती हुई स्कूल फीस, महंगी किताबें, यूनिफॉर्म में एक अधिकार के खिलाफ लोगों ने प्रशासन को मांग पत्र सौंपते हुए सुधार की मांग की है। प्रमुख मांगों में सभी स्कूलों में एनसीईआरटी पाठ्यक्रम लागू करना, किताबों की खुले बाजार में उपलब्धता सुनिश्चित करना, यूनिफॉर्म की स्वतंत्र बिक्री और निजी विद्यालयों की फीस पर नियंत्रण शामिल है। इसके साथ ही बिना मान्यता संचालित हो रहे स्कूलों पर कार्रवाई और शिक्षा के क्षेत्र में कथित कमीशन खोरी पर रोक लगाने की भी मांग की गई है। 8 अप्रैल को उप जिला अधिकारी को ज्ञापन सौंपे जाने के बावजूद अब तक कोई भी ठोस कार्रवाई नहीं होने से अभिभावकों में नाराजगी बढ़ गई है। चेतावनी भी दी गई है कि यदि जल्द ही समाधान नहीं हुआ तो जिला मुख्यालय पर शांतिपूर्ण धरना प्रदर्शन किया जाएगा। कि हल्द्वानी और बाकी क्षेत्रों में कार्रवाई है, बाकी स्कूलों में, और रुद्रपुर के स्कूल इतने ईमानदार है, भ्रष्टाचार की चरम सीमा पे है। यहाँ पर स्कूलों को बड़े मुश्किल से बड़े जो परिवार जा रहे हैं उन लोगों को जबरदस्ती एक ही दुकान से किताब लेने के लिए मजबूर किया जा रहा है और कपड़े लेने के लिए मजबूर किया जा रहा है और प्रशासन अंकुश कसने के लिए तैयार नहीं है स्कूल वालों पर, और भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है। तो हम इसीलिए आज यहाँ पर ज्ञापन देने आए। डीएम साहब को हम चेतावनी देने के लिए आए, अगर एक हफ्ते के अंदर इस स्कूलों के ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होती है और ठोस कार्रवाई नहीं होती और हमें अवगत नहीं कराते हैं तो उसके बाद यहाँ पर अनिश्चितकाल धरना में बैठा जाएगा और इसके जिम्मेदार यहाँ का शासन और प्रशासन। कोई भी बुक डिपो में अगर आप जा रहे हो तो वहां पे बुक डिपो में जा रहे हो तो अगर हम बुक मांग रहे हैं तो बुक नहीं दे रहे, खाली बुक नहीं दे रहे, कह रहे पूरा किट है, वो पूरा किट लेना पड़ेगा। और जिस बुक डिपो में उन्हें स्कूल से जो निर्धारित कर रखा है इस बुक डिपो में आपको जाना है तो उसी बुक डिपो में जाना पड़ रहा है। ये चीज नहीं होना चाहिए, बस मेरा यही कहना है। अगर मांग पूरी ना तो आगे क्या करने लगेंगे? बस हम लोग धरना ही कर सकते हैं और क्या कर सकते हैं हम। इससे पहले भी आपने जिलाधिकारी से मुलाकात की है तो उन्होंने क्या सोचेंगे? चंपावत में एक कार्यक्रम के दौरान कथित अभद्र भाषा के इस्तेमाल को लेकर विवाद गहराता जा रहा है। हरियाणा के गायक मासूम शर्मा द्वारा डीएवी कॉलेज देहरादून के मंच से की गई टिप्पणी को लेकर राजनीतिक और सामाजिक स्तर पर नाराजगी सामने आई है। कांग्रेस सचिव आनंद मेहरा ने इसे देवभूमि का अपमान बताते हुए सख्त कार्रवाई की मांग की है। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड की संस्कृति और मर्यादा से किसी भी तरह का समझौता बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। मासूम शर्मा नाम के एक कलाकार द्वारा अभद्र भाषा का प्रयोग किया गया, मां बहनों की गाली की गई। विधानसभा निर्वाचित सदस्य उमेश कुमार शर्मा भी वहां मौजूद थे जो कानपुर से निर्दलीय विधायक हैं। सुनने में यह आ रहा है कि उस कलाकार को उनके द्वारा ही बुलाया गया। आखिर क्या जरूरत थी कि हरियाणा से एक कलाकार को बुलाया जाता है जो बदमाशी के गाने गाता है? क्या हमारे उत्तराखंड के कलाकार कम पड़ गए थे? क्या हमारी लोक संस्कृति कमजोर करने की कोशिश की जा रही है लगातार भारत से आए हुए लोगों द्वारा? ये सवाल, कई सवाल खड़े होते हैं, लेकिन मुख्यमंत्री ने अब तक चुप्पी साध रखी है, एक शब्द बोलने को तैयार नहीं है। मुख्यमंत्री जी, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, और आप कितना अपमान करेंगे उत्तराखंड का? आप कितना अपमान पूरे विश्व में कराएंगे उत्तराखंड की संस्कृति का? उस पर कार्रवाई करने के बजाय आपकी पुलिस ने एक नोटिस थमा दिया उसे कि जवाब दो। अरे काहे का जवाब देगा वो? रुद्रपुर के महापौर विकास शर्मा ने जनगणना 2027 के तहत स्वयं डिजिटल स्वगणना पूरी करते हुए नागरिकों से भी इसमें भाग लेने की अपील की है। उन्होंने कहा कि पीएम नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में पहली बार देश में पूरी तरह डिजिटल जनगणना हो रही है, जिससे पारदर्शिता और सटीकता सुनिश्चित होगी। महापौर ने बताया, पहले चरण में हाउस लिस्टिंग के जरिए आवास और परिवार से जुड़ी जानकारी एकत्रित की जा रही है, जबकि स्वगणना सुविधा से लोग खुद ऑनलाइन अपनी जानकारी दर्ज कर सकते हैं।
जिससे समय की बचत और त्रुटियों में कमी आएगी। उन्होंने नागरिकों से सही जानकारी देकर इस राष्ट्रीय अभियान को सफल बनाने की अपील की है। पुनः से जनगणना आरंभ कर दी है और इस बार सरकार ने हमें खुद से अपनी जनगणना ऑनलाइन करने का सुविधा प्रदान की है। मेरी इस पोस्ट में हमने लिंक भी दिया है, आप खुद से ऑनलाइन जाकर भी अपनी गणना कर सकते हैं और अपने डाटा डिटेल्स आप इसमें डाल सकते हैं। और अब जब जनगणना के लिए आपके यहाँ अधिकारी पहुँचेंगे तब आप इस आईडी द्वारा जो जनरेट नंबर है वो जब आप उन्हें दिखाएंगे तो आपकी जनगणना बहुत जल्दी पूरी हो जाएगी। इसलिए सभी क्षेत्रवासियों से मेरा अनुरोध है कि आज खुद से इस नीचे दिए गए लिंक को खोलकर अपने और अपने परिवार का डाटा डालकर आप। चलिए बढ़ते हैं आगे, बात अगली खबर की। चंपावत में क्लीन चंपावत अभियान अब जन आंदोलन का रूप ले चुका है, जहां पर हर रविवार को युवा और स्थानीय नागरिक स्वच्छता के लिए एकजुट हो रहे हैं। इस पहल से प्रभावित होकर जिलाधिकारी मनीष कुमार ने अभियान के प्रतिनिधि अनंत विजय को सम्मानित किया और उनके प्रयासों की सराहना की। वर्ष 2021 में शुरू हुआ अभियान आज जिले के कई प्रमुख स्थलों पर सफाई की मिसाल बन चुका है। खास बात ये रही कि डीएम खुद चाय बागान में श्रमदान के लिए पहुंचे, लोगों को स्वच्छता के प्रति जागरूक भी किया। उन्होंने कहा कि स्वच्छता केवल सरकार नहीं बल्कि हर नागरिक की जिम्मेदारी है और जन भागीदारी से ही अस्थायी बदलाव संभव है। हम लोग सफाई के कार्य के लिए काम कर रहे हैं। अभी मैं संकल्प फाउंडेशन के साथ भी मिलकर काम कर रहा हूँ। हमारा पूरा मोटिव ये है कि हम लोग अपने पहाड़ों को, अपनी नदियों को साफ रखें और ये पहाड़, ये नदियाँ सब हमारी हैं, तो ये हमारा कर्तव्य बनता है कि हम इनको साफ रखें। इसके अलावा आज डीएम साहब द्वारा मुझे सम्मानित किया गया है, लेकिन मैं समझता हूँ कि अपने ही घर को साफ करने के लिए उन्होंने। देहरादून से खबर, जहां पर गौ माता को राष्ट्रीय माता का संवैधानिक दर्जा देने की मांग लंबे समय से देश भर में उठती रही है और अब ये विषय जनभावना का रूप लेता जा रहा है। विभिन्न धार्मिक, सामाजिक संगठनों और समाज के कई वर्गों में इसको लेकर सहमति भी देखने को मिल रही है। भारतीय मंच और अन्य संगठनों द्वारा इस दिशा में लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। दिल्ली के रामलीला मैदान में बड़े कार्यक्रमों के माध्यम से इसे राष्ट्रीय स्तर पर प्रमुखता से रखा गया, तो वहीं उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश की विधानसभाओं द्वारा पहले ही गौ माता को राष्ट्रीय माता घोषित करने संबंधी प्रस्ताव केंद्र सरकार को भेजे जा चुके हैं। पूरे भारतवर्ष में 33 कोटि गौ मतदाता बनाने का संकल्प हमारे पूज्य शंकराचार्य जी, ज्योतिष पीठाधीश्वर अभिमुक्तेश्वरानंद जी के द्वारा चलाया गया। इसमें हमने पूरे भारतवर्ष में 33 कोटि यानी 33 करोड़ मतदाता बनाने हैं, क्योंकि गाय में 33 कोटि देवता है, देवताओं का वास है, तो उतने मतदाता बना रहे हैं। और सबसे पहले हम सभी पार्टियों को यह निवेदन करेंगे चुनाव से पूर्व कि भाई आप कोई भी गाय के लिए हमारा समर्थन करता हो, वो ये अगर पहले से संकल्पबद्ध हो जाता है कि अगर वो जीत कर सदन में जाता है तो गौ माता की आवाज उठाएगा, तो हम अपना प्रत्याशी खड़ा नहीं करेंगे। अगर कोई भी पार्टी, कोई भी निर्दलीय प्रत्याशी इस संकल्प से प्रतिबद्ध नहीं होता है तो फिर हम अपना गौ प्रत्याशी खड़ा करेंगे। 2027 में उत्तराखंड में भी लागू होगा। अभी तो जो आज मैंने आपको बताया कि हमारी विधानसभा में ऐसा हमें पत्र मिला है जिसमें प्रदेश की सरकार की ये भावना है कि उनकी भावना ये है कि हमारे प्रदेश में भी गौ माता राज्य माता बने। अगर उसमें चर्चा हो जाती है और उसके लिए प्रस्ताव पारित हो जाता है तो हमें उस चीज करने की जरूरत नहीं है। अगर नहीं होगी तो हम अपने संकल्प के लिए हम प्रतिबद्ध हैं। हमने चलिए बढ़ते आगे, बात अगली खबर की। चमोली में जिलाधिकारी गौरव कुमार की अध्यक्षता में हेमकुंड साहिब यात्रा मार्ग पर अश्ववंशीय पशुओं के संरक्षण को लेकर एक महत्वपूर्ण कार्यशाला आयोजित की गई। इस दौरान डीएम ने सभी विभागों और हितधारकों को पशु क्रूरता से जुड़े हुए नियमों का सख्ती से पालन करने के लिए निर्देश दिए। उन्होंने बताया, उच्च न्यायालय के निर्देशों के तहत यात्रा मार्ग पर तीर्थयात्रियों के आवागमन में उपयोग होने वाले पशुओं के लिए बेहतर व्यवस्थाएं सुनिश्चित की जा रही हैं। इसके तहत अस्तबल, पेयजल और चिकित्सा सुविधाओं को सुदृढ़ किया जाएगा। कार्यशाला में विशेषज्ञों ने पशुओं के पंजीकरण, चिप टैगिंग और हेल्पलाइन जैसी व्यवस्थाएं लागू करने के सुझाव भी दिए ताकि पशुओं के संरक्षण को और प्रभावी बनाया जा सके। देखिए, माननीय उच्च न्यायालय के आदेश के क्रम में और आयुक्त महोदय के दिए गए निर्देश के क्रम में जिले में
जो हमारी हेमकुंड यात्रा होती है वहाँ पर पशुओं का प्रयोग किया जाता है, यात्रियों के संचालन के लिए भी और सामान के संचालन के लिए भी। उनके साथ कोई क्रूरता ना हो तथा नियमों का और जो एग्जिस्टिंग हमारे कानूनी प्रावधान है उनका पूर्णतः परिपालन किया जाए। इसके लिए श्रीमती गौरी मौलके जी की अध्यक्षता में एक वर्कशॉप का आयोजन हम करा रहे हैं ताकि हमारे सभी स्टेक होल्डर्स, बीट पुलिस विभाग, फॉरेस्ट विभाग, संचालन करने वाली समिति, जिला पंचायत, पशुपालन विभाग, सभी लोग अपने अधिकारों के बारे में, उनके कर्तव्यों के बारे में जान सकें ताकि कोई भी ऐसी सिचुएशन आती है जहां पर कोई पशु क्रूरता होती है। चंपावत जिले के लिए गर्व का क्षण सामने आया, जहां पर 3 युवाओं ने कर्मचारी चयन आयोग की संयुक्त स्नातक स्तरीय परीक्षा यानी कि एसएससी और सीजीएल में सफलता हासिल कर जिले का नाम रोशन किया है। कोयाटी निवासी संदीप कुमार का चयन विदेश मंत्रालय में सहायक अनुभाग अधिकारी के पद पर, पमदा के सौरभ जोशी का टैक्स असिस्टेंट और बाराकोट के विमल सिंह अधिकारी का रक्षा मंत्रालय में ऑडिटर पद पर चयन हुआ है। खास बात यह है कि संदीप एक साधारण परिवार से आते हैं। उनके पिता टैक्सी चालक हैं, बावजूद इसके उन्होंने मेहनत से ये मुकाम हासिल किया है। जिलाधिकारी मनीष कुमार ने तीनों को सम्मानित कर उनके उज्जवल भविष्य की कामना की है। चलिए बढ़ते हैं आगे। उत्तराखंड के लोहाघाट में दर्जा राज्य मंत्री बनने के बाद पहली बार पहुंची हेमा दीदी। हेमा दीदी नगर पंचायत सभागार में भव्य नागरिक अभिनंदन किया गया, जहां पर बड़ी संख्या में जनप्रतिनिधि और स्थानीय लोग मौजूद रहे। तो वहीं कार्यक्रम की अध्यक्षता नगर पालिका अध्यक्ष गोविंद वर्मा ने की, जबकि जिला पंचायत अध्यक्ष, युवा मोर्चा पदाधिकारी और स्वरूप नेगी सहित कई गणमान्य लोगों ने उन्हें पुष्पगुच्छ भेंट किए, शॉल भेंट कर सम्मानित किया। वक्ताओं ने कहा, हेमा दीदी को दर्जा राज्य मंत्री का दायित्व मिलने से खासकर महिलाओं के बीच भारतीय जनता पार्टी की पकड़ और मजबूत होगी और उनके सामाजिक अनुभव से संगठन को नई ऊर्जा भी मिलेगी। वो तो वो कुछ नहीं कर सकता, वो केवल इल्जाम लगाता है, दुष्प्रचार करता है। अभी गैस के लिए कितना तहलका मचा। क्या मैं पूछना चाहती हूँ, किसी के घर में गैस नहीं और गैस के बिना भूखा रहा क्या वो व्यक्ति? सबको सुविधा दी, जबकि और जगह में दिक्कत हुई, परेशानियां हुई। और हमारे उत्तराखंड में विशेषकर हमारी विधानसभा, हमारे जिले में तो कोई ऐसा मुझे देखने को मिला नहीं। विपक्ष तो खाली मुँह लेके ड्रामा कर रहा, कहीं कुछ कुछ नहीं है उसके पास। उनका नेता ही नहीं उनके पास, विपक्ष के पास लीडर ही नहीं है। किस मुद्दे को लेकर वो चुनाव लड़ेंगे? पहले अपने संगठन को विपक्ष ठीक करे, उसके बाद हमारे घर को देखे। और हमारा एक एक कार्यकर्ता निष्ठावान कार्यकर्ता। देहरादून में आयोजित स्वेच्छा से स्वच्छता कार्यक्रम में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भाग लेते हुए स्वच्छता अभियान में सक्रिय सहभागिता निभाई। उन्होंने कहा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वच्छ भारत अभियान के संकल्प को साकार करने के लिए जन भागीदारी बेहद ही जरूरी है। ये पहल समाज में स्वच्छता के प्रति सकारात्मक सोच विकसित करने के साथ एक स्वच्छ और स्वस्थ भारत के निर्माण की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। सितारगंज में नशे के खिलाफ पुलिस ने अभियान चलाते हुए बड़ी कार्रवाई की। अजय गणपति के निर्देशन और प्रभारी निरीक्षक सितारगंज के नेतृत्व में पुलिस टीम लगातार अभियान चला रही है। इसी क्रम में कोतवाली सितारगंज के एसआई राकेश रैंकोली समेत टीम ने गश्त के दौरान बाकुया गोठा के जंगलों में छापेमारी की। इस दौरान अवैध रूप से बनाई जा रही कच्ची शराब के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए आधा दर्जन से अधिक अवैध शराब भट्टियों को नष्ट कर दिया। पुलिस ने मौके पर भारी मात्रा में कच्ची शराब और करीब 4000 लीटर लाहन भी नष्ट किया है। देहरादून में 14 अप्रैल को प्रस्तावित वीवीआईपी कार्यक्रम को सकुशल संपन्न कराने के लिए दून पुलिस ने पूरी तरह कमर कस ली है। एसएसपी देहरादून के निर्देशों पर पूरे जनपद में दिन रात सघन चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है। पुलिस द्वारा जनपद की सीमाओं पर प्रवेश करने वाले हर बाहरी वाहन और व्यक्ति की जांच की जा रही है। साथ ही वीवीआईपी रूट से लगे क्षेत्रों में वन विभाग के साथ मिलकर जंगलों में लगातार कॉम्बिंग अभियान भी चलाया जा रहा है। संदिग्ध गतिविधियों पर नजर रखने के लिए पूरे जनपद में व्यापक सत्यापन अभियान चलाया जा रहा है। इसके तहत बाहरी व्यक्ति, किराएदार और मजदूरों का सत्यापन किया जा रहा है। इसके अलावा होटल, गेस्ट हाउस और धर्मशालाओं में भी ठहरे लोगों की जांच कर उनकी जानकारी को सत्यापित किया जा रहा है। उत्तराखंड के शक्ति फार्म जयनगर में आज सुबह करीब लगभग 10 बजे से 2 बजे के बीच जयनगर स्थित सत्यजीत बैरागी के निजी घर को अज्ञात चोरों ने निशाना बना लिया। चोर घर से लगभग 5 लाख रुपए के जेवरात और करीब 45,000 रुपए नकद लेकर फरार हो गए। घटना के समय सत्यजीत अपने पैतृक घर निर्मल नगर में दादी मां के श्राद्ध भोज में व्यस्त थे। इसी दौरान चोरों ने सूने घर का फायदा उठाकर वारदात को अंजाम दिया। दोपहर में जब सत्यजीत घर नहाने के लिए लौटा तो अंदर का सामान बिखरा मिला।
जिसके बाद पुलिस को सूचना दी गई। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू की। खबर मसूरी से। उत्तराखंड राज्य निर्माण आंदोलन के दौरान 2 सितंबर 1994 को शहीद स्थल झूलाघर पर पृथक उत्तराखंड राज्य की मांग कर रहे निहत्थे राज्य आंदोलनकारियों पर पुलिस द्वारा गोलियां बरसा दी गई, जिसमें 6 लोगों के साथ ही एक पुलिस अधिकारी उमाकांत त्रिपाठी भी शहीद हो गए थे। इसके बाद राज्य आंदोलनकारी द्वारा लगातार मांग की गई थी उमाकांत त्रिपाठी को भी शहीद का दर्जा दिया जाए, लेकिन 32 साल बाद भी शासन प्रशासन की निष्क्रियता के चलते ये जानकारी नहीं मिल पाई कि सरकार द्वारा उन्हें 1995 में ही शहीद का दर्जा दिया जा चुका है और दिल्ली स्थित सलापट पर उनका नाम शहीदों की सूची में दर्ज है। दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे के उद्घाटन से पहले सड़क हादसा हो गया। पीएम मोदी 14 अप्रैल को इसका उद्घाटन करने वाले हैं। रविवार शाम 6:30 बजे बिहारीगढ़ थाना क्षेत्र में डाटकाली माता मंदिर के पास 5 गाड़ियां एक के बाद एक टकरा गईं। तेज रफ्तार के बीच एक गाड़ी ने अचानक ब्रेक लगाया और पीछे आ रही गाड़ियां संभल ही नहीं पाईं। गनीमत रही हादसे में कोई भी जनहानि नहीं हुई। पुलिस ने बताया सभी यात्रियों को हल्की चोटें आई हैं। प्राथमिक उपचार के बाद सभी को छोड़ दिया गया है। टक्कर के बाद करीब 40 मिनट तक एक्सप्रेसवे पर जाम लगा रहा। क्रेन की मदद से क्षतिग्रस्त वाहनों को हटाया गया, तब जाकर रास्ता खुला। आगे ट्रैफिक रोक रखा था और काफी सारी गाड़ियां खड़ी थी, मेरी अकेले की नहीं, कम से कम 8-10 गाड़ियां रुकी हुई थी। 3 लाइन बनी हुई थी। और ये ट्रक वाले जो इंडियन ऑयल का ये गैस का ट्रक है, इंडियन गैस का जो ट्रक है, काफी स्पीड से आया और उसने पीछे कम से कम 6-7 गाड़ियों में हिट कराया आगे से। अच्छा, पुलिस से हम लोगों की बात हुई, उनका कहना ये है कि इसके ब्रेक फेल हुए। सर मुझे नहीं लगता ब्रेक फेल हुए हैं, वो ब्रेक लगे हैं, क्योंकि आप देखते अगर ब्रेक फेल होते तो टायर स्किड ना करते। ब्रेक लगे हैं, टायर स्किड क्यों है, उसने ला के मारी है, क्योंकि टायर के आप निशान देखिए, सड़क पे निशान है। अच्छा, अब इन गाड़ियों का जो नुकसान है इसके लिए आप लोग क्या करेंगे? सर नुकसान के लिए तो हम FIR करेंगे। नुकसान से पहले जो हमारी जान के साथ जिन्होंने खिलवाड़ किया है। अच्छा, जनहानि तो कोई नहीं हुई? एक बच्ची है सर, उसके काफी ज्यादा चोट आई है, उसके